इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन देखने और सुनने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो चुकी है और 5-5 साल नाअहली हो चुकी है। इसका इमीडिएट रिएक्शन आना शुरू हो गया है और उसका पहला रिएक्शन ये है कि जनाब आपका कराची KSC 100 इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इसका सबसे पहला रिएक्शन आना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ आगे भी बहुत सारे रिएक्शंस आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हुआ क्या है और उससे भी बड़ा सवाल है अब आगे क्या होगा। आज जो हुआ क्या है इस पर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई, आपको एक पैगाम देने की कोशिश की गई है और वो ये है कि आप वोटर्स अपना वोट आज़ाद उम्मीदवारों को डालकर ज़ाया मत करें। क्यों? क्योंकि फ़ैसला हो गया इमरान खान साहब अब 10 साल आपको सज़ा काटते हुए नज़र आएंगे और 5 साल कम अज़ कम नाअहल होंगे और उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इमरान खान साहब की सियासत तकरीबन यहाँ पे ख़त्म होगी, ये वो कहना चाह रहे हैं इस फैसले के ज़रिए। अब इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हुई है या नहीं हुई ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वोटर्स को पैगाम दिया जा चुका है कि अब आपने अपना वोट ज़ाया नहीं करना और किसी और तरफ ले जाएं। नाज़रीन, समझ ये नहीं आ रही कि इस केस में इतनी जल्दी क्यों की गई, 8 फरवरी से पहले ये फ़ैसला क्यों सुनाया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को और उनके वकला को वक्त दिया जाता ताकि कल को वो एतराज़ ना कर सकते इस केस के अंदर कोई लकूनाज हैं या कोड को फॉलो नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्हें फौरी तौर पर 2-4 दिनों में हेयरिंग लगा के और उसको जनाब कंक्लूड कर दिया गया, 25 गवाहों को सुन लिया गया, इलेक्शन से कबल ही फैसला दे दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा के शिकार हैं और सिर्फ ये एक केस था, इसको उठा के फटाफट सुना दिया गया इसका फ़ैसला। इसका मकसद ये हो सकता है कि जनाब एक तो शरीफ फैमिली को खुश कर दिया जाए कि आपके साथ जो हुआ था वही हमने इमरान खान के साथ कर दिया, लेकिन मेरी नज़र में ये मवाजना नहीं बनता। जो अक्ल शऊर रखते हैं पाकिस्तान के पढ़ी लिखी आवाम है और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में सियासत को फॉलो करते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, तो उनको इस बात की बड़ी बखूबी समझ है कि इमरान खान का फ़ैसला साइफर केस के ऊपर एक सज़ा हुई है, साइफर गुम गया है या साइफर कहाँ गया है, वो साइफर के मुदरजात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो लगाए गए हैं कि जी वो आपने पब्लिक किए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था वो फैसला करप्शन की थी या चोरी की थी, उसके ख़िलाफ़ आज तक वो एवन फील्ड अपार्टमेंट की रसीदें सामने नहीं लेके आ सके, तो उनका फ़ैसला करप्शन पर आया था जिसके ऊपर उनको सज़ा हुई थी। तो इमरान खान साहब का साइफर केस में है, ये किसी सूरत भी इस मामले में मवाजना नहीं हो सकता। अच्छा, इस केस में बड़ी बड़ी गलतियां थी। आज जो असल बात है जिसके ऊपर अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उनमें बड़ी बड़ी गलतियां क्या थी। एक तो ये केस जब 3-4 रोज़ पहले इमरान खान साहब के वकला किसी न किसी सूरत हाल और बीमारी और कोई वजह की बुनियाद पर हाजिर नहीं हो सके, तो जज अबुल हसरात साहब ने उनको रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं दूसरी जानिब से, उनके जो असिस्टेंट थे वो ही सरकारी वकील सफाई के तौर पर बनाकर पेश कर दिया। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एतराज़ उठाया था कि ये हमारे वकील नहीं हैं, ये हमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसी तरफ के वकील हैं जो हमें सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक बड़ा बुनियादी पॉइंट है जिसके ऊपर अदालत को गौर करना चाहिए था और ये एक वजह है जिसके ऊपर हो सकता है कि जब ये हाई कोर्ट में लेके जाएं, इसको चैलेंज करें, तो हाई कोर्ट इस एक बुनियाद पे इसको भी शामिल करते हुए, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को 1 या 1.5 महीने के बाद बेल दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान साहब का 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या बात की है उन्होंने। लेकिन 342 का शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो कहते रहे कि जी मेरा बयान रिकॉर्ड करें, वो हुआ ही नहीं। इमरान खान साहब का बयान क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि जी 3.5 साल में ये पहली दफ़ा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई चीज़ गायब हुई। जब ये साइफर डिकोड होके प्राइम मिनिस्टर हाउस आया तो उसकी कॉपी गुम गई, तो मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा गया कि आप इसकी कॉपी ढूंढें, लेकिन वो कॉपी ना ढूंढ सके। तो इमरान खान साहब ने ये कहा, ये 342 के बयान में उन्होंने बताया आज
इमरान खान साहब ने ये कहा कि हो सकता है कि मिलिट्री एडीसी जनरल बाजवा के लिए उसने चोरी कर ली हो, वहाँ से निकाल लिया हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। ये बयान होने के बावजूद क्या बुलाया गया, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ और ये सब लोग साजिश कर रहे हैं। क्या जनरल बाजवा को बयान के लिए बुलाया गया? उसमें क्या मिलिट्री एडीसी को बुलाया गया, पूछा गया? और क्या वो उन अमेरिकन को जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने हुकूमत दी, क्या रियासत पाकिस्तान ने कोई ऐसा ख़त लिखा या कोई ऐसी एफर्ट की कि उन लोगों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए? जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, मिलिट्री एडीसी और डोनाल्ड लू जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो अदालत को चाहिए था बुला के उनके बयानात रिकॉर्ड करती और फिर फैसला देती। अच्छा, अगला पॉइंट है सुहेल महमूद साहब का एक बयान है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उस अब फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा हैं, उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे। उन्होंने कहा है कि जी साबिक वजीर खारजा को भेजा गया साइफर भेजा और मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी है। अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी है का मतलब ये है कि वाकई वाज़ेह तौर पे उन्होंने धमकी दी, जो सेक्रेटरी ने ये मशवरा भी दे दिया। आखिर ऐसा क्या मशवरा था या ऐसी क्या धमकी थी? वो यही चाह रहे होंगे कि आप अमेरिका के साथ स्टैंड करें, आप रशिया ना जाएं, आप यूक्रेन के ऊपर जो वॉर हो रही है उस क्लब को ना ज्वाइन करें। तो ये चाह रहे थे। तो इससे बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में माजी में जनरल ज़िया-उल-हक ने जो भुट्टो के साथ किया और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब इन्होंने अटैक किया, ये एटमी धमाके किए, तो उसका क्या रिएक्शन आया? फिर वो लोग कहाँ गए? जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? फिर नवाज शरीफ साहब। तो इससे तो ये बात वाज़ेह है कि ये थ्योरी क्लियर करती है कि ये इसका रिएक्शन है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मशवरे का मकसद अहम मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद खुफिया कम्युनिकेशन की अवामी सतह पर बहस से गुरेज करना था। खुफिया कम्युनिकेशन, अगर कोई ऐसी धमकी नहीं थी तो शायद ये खुफिया भी ना रखी जाती। कोड का मसला था ना, वो तो डिकोड हो चुका हुआ था। अब किसी को क्या पता कि क्या था क्या नहीं था। फिर कहते हैं 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया गया जो तयशुदा नहीं था। भाई प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कोई मीटिंग कॉल करते हैं, वो तयशुदा थी नहीं थी, वो ऑफिशियली हो जाएगी जब उन्होंने ये कॉल कर दी है या फॉरेन ऑफिस ने कॉल कर दी है। तो वो भी उनका एक सेक्रेटेरिएट ऑफिस था जहाँ पे उन्होंने मीटिंग कॉल की। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान भी मौजूद थे। जब वो मौजूद थे तो ऑफिशियल क्यों नहीं था? पर्सनल कैपेसिटी में थी तो फिर वो क्यों गए? इनकार कर देते कि ये पर्सनल मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। तो वो भी तो गए वहाँ पे। अच्छा, अब इसमें यह है कि कहा यह जा रहा है कि ये झूठ बोल रहे थे। दूसरी तरफ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, एक मीटिंग भी हुई, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और डिमास्ट का भी फैसला हुआ, कहा गया, फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए। उन्होंने कहा जी कि ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो फिर ये केस किस बात पे हो रहा है? बात तो यही है ना कि एक साइफर आया और उसमें ये लिखा हुआ था और ये कहते हैं कि वो झूठ है। चले मान लें इमरान खान ने वो सारा एज इट इज़ बता दिया, तो आप तो कह रहे हैं कि झूठ है, तो फिर इस बात पर ट्रायल किस चीज़ का? अच्छा, अगर उन्होंने ये सच था और बता दिया तो फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि ये क्यों आया, क्या किया, उसके बाद क्या रिएक्शन दिया। जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या उसके बदले में पैसे दिए गए, उनके वोट खरीदे गए, उनको गिराने के लिए किया गया? तो इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है इस केस के अंदर जो मतलब पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये केस इतनी जल्दी सुन के फैसला दिया गया, इसमें बड़ी सारी गलतियां हो गई इस जल्दी में। वो ये है कि ये 2 दफ़ा हाई कोर्ट इसे कलअदम करार दे चुकी है। एक ये था कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया गया, कैबिनेट की शायद मंजूरी होती है, वो लिए बगैर कर दिया गया, तो इसे कलअदम करार दे दिया था हाई कोर्ट ने। फिर दूसरी दफ़ा इन कैमरा सेशन या वो क्लोज डोर बिहाइंड डोर, उसको वो नहीं था, वो किया गया था, तो उसके ऊपर इन्होंने इसे कलअदम करार दे दिया। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब मासूम है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर अदालत ने बगैर सोचे समझे जस्ट एक ज़ुबानी फ़ैसला सुना दिया गया। और ये फ़ैसला इसमें और पिछले वाले फ़ैसले में बल्ले के निशान में बड़ी मुफासलत है कि जब बल्ले के निशान छीना गया तो 2 दिन लगातार हेयरिंग हुई थी और उसके बाद पता चला कि पीटीआई से बैठ का निशान छीन लिया गया। और इस केस में जज अबुल हसनात ने लगातार रात भी हेयरिंग की, सुबह फिर शुरू होगी, तो 2 दिन लगातार हेयरिंग होने के बाद फिर ज़ुबानी जल्दी से फ़ैसला सुना दिया गया। और पता है आप सबको कि कैसे फ़ैसले और कहाँ से आते हैं और कब कैसे सुनाए जाते हैं।
अब इसके ऊपर अवामी रद्द अमल भी आ रहा है। अवामी रद्द अमल अगर माजी के फैसलों के ऊपर देखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ था, अवाम ने उस सज़ा को कबूल नहीं किया था। बेनज़ीर के खिलाफ फैसले हुए, अवाम ने उसको भी कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले हुए बकौल और उनके और पब्लिक ये वाज़िया था उस वक्त, वो भी कबूल नहीं कर रही थी, इवन तो उनकी पार्टी भी कबूल नहीं कर रही थी और बाकी सियासी जमातें भी कबूल नहीं कर रही थी। एक और चीज़, इमरान खान साहब के जो केस हैं ये सारे इन कैमरा सेशन या जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ओपन कोर्ट ट्रायल थे इस्लामाबाद में, सबको पता है कि निकलने के बाद स्टेटमेंट देते थे वो और उनकी बेटी, और फिर मीडिया में प्रॉपर तौर पे साफ़ी बैठ के जनाब उनके बयानात की वजाहतें करते फिर रहे होते थे। लेकिन इमरान खान साहब को तो मीडिया से इंटरेक्ट ही नहीं करने दिया जा रहा। किस बात का डर है? शायद यही डर है कि वो अवाम को मोबिलाइज़ कर लेंगे, जो कि अभी तक वो करते आए हैं। इसीलिए उनके खिलाफ स्टेट इतना ऑपरेशन अडॉप्ट किए हुए है कि वो बड़े मकबूल और अवाम में बहुत ज़्यादा उनको सुना जाता है। अच्छा, अब ये अवामी रद्द अमल था। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को आपने फ़ैसला दे के शायद निज़ाम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को आप इस निज़ाम से निकाल पाए? 2017 से लेके अब 2024 हो गया, 7 साल बाद आप नवाज शरीफ साहब को वापस उसी तरह पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब को भी आप कुछ अरसे बाद पॉलिटिक्स में देखें। एटलीस्ट इस केस में तो रिहाई हो रही है। आप हाई कोर्ट में जाके फ़ैसला चैलेंज करेंगे तो इन बुनियादों पे हाई कोर्ट इस फैसले को उड़ा के रख देगी, सस्पेंड कर देगी, सेट असाइड कर देगी, हो सकता है। लेकिन फिर किसी और केस में उससे पहले पकड़ लिया जाएगा या उसके बाद फौरी फैसला आते ही कहेंगे जी इमरान खान साहब पे ये केस है और इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ जी। तैयब उर्दुगान साहब जब मेयर थे तो एस्टेब्लिशमेंट उनको बड़ा बुरा समझती थी और वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरे भी इसलिए लगते थे कि उन्होंने मैसिव लेवल पे पब्लिक को मोबिलाइज़ किया था। तो उनको पकड़ लिया गया केस में और उनको सज़ा दे दी गई। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, और नाअहल भी करार दे दिया गया था इलेक्शन के लिए, जब इलेक्शन हुआ तो उनकी पार्टी जीत गई, वो पार्लियामेंट में आई और उन्होंने फ़ैसला किया और कानून साजी की, और उस कानून साजी के नतीजे में तैयब उर्दुगान साहब रिहा हो गए। 80% वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे तैयब उर्दुगान साहब। तो अब ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो हमेशा ताकत इस्तेमाल नहीं करती, वो हमेशा वोट का हक इस्तेमाल करती हैं। जबकि कुव्वतें जो रियासत के अंदर डीप स्टेट्स होती हैं या ऐसी ग्रे एरियाज़ में रहने वाली पावर्स होती हैं, स्टेट के वो इदारे जो स्टेट को चलाते हैं, जिनके पास खासी ताकत होती है, वो लोग हमेशा ताकत का इस्तेमाल करके अवाम के हक़ को छीनने की कोशिश करते हैं और उनका वोट किसी और बक्से से निकाल के, एक बक्से से निकाल के किसी और बक्से में डालने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन ये फ़ैसला आवाम को करना है कि अपने वोट की हिफाजत कैसे करनी है। 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन आपके वोट से ही बदल सकता है। आप अपना वोट कास्ट कीजिए और सही जगह पे कास्ट कीजिए। अगर आप तहरीक इंसाफ के लिए वोट कास्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो वोट इमरान खान साहब की फेट भी बदल दे और इस मुल्क की तकदीर भी बदल दे। मुझे ये लगता है कि अगर ये फ़ैसला चैलेंज होगा तो इस पर ज़रूर रिहाई मिलेगी इमरान खान साहब को। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।